नमस्ते, मैं सौरभ हूँ। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप की यात्रा। क्या हाल है यूपी में इस वक्त हम महोबा ज़िले में आ गए हैं। महोबा का ये कबरई इलाका है, वो कबरई इलाका जो अपने क्रैशर्स के लिए बड़ा मशहूर था। माना जाता था कि यहाँ पर एशिया में सबसे ज़्यादा क्रैशर्स लगे हुए थे। क्रैशर्स में क्या काम होता है, कैसे काम होता है, ये समझने के लिए हम कबरई की उस मंडी आ गए हैं जिसको सबसे बड़ी मंडी माना जाता था। यहाँ एक वक्त बताते हैं कि 400-500 क्रैशर चलते थे, मगर फ़िलहाल लोग यहाँ बता रहे हैं कि 40-50 ही बचे हैं। तो ये बंद होने का कारण क्या है? लोग बताते हैं यहाँ पहले 40-50 हज़ार लोग काम करते थे, पर अब क्रैशर बंद हो गए हैं तो लोग भी बाहर निकल गए, पलायन शुरू हो गया है। वो सब भी समझेंगे क्या कारण है उसका। फ़िलहाल हम एक क्रैशर यूनिट में आए हुए हैं। पीछे हमने एक डायनामाइट वाला जो पहाड़ था, जहाँ डायनामाइट से पत्थर बड़े बड़े निकाले जाते हैं, वो दिखाया था, आपको देखा था। अब देखते हैं कि वो पत्थर जब यहाँ आ जाते हैं फिर काम कैसे होता है। क्या नाम है आपका? सौरभ। सौरभ जी। ओह, सौरभ मिल गए। सौरभ बड़े सौरभ है भाई। हमारी क्लास में भी 3 सौरभ थे। सौरभ त्रिपाठी, सौरभ भाटिया, सौरभ अधिकारी। बड़ा बवाल। बॉस भी हमारे सौरभ ही हैं। क्या बात है। तो ये क्या है भाई, बड़ा सा जो बिल्डिंग से बनी हुई है, क्या है जी? ये इसको डग बोलते हैं यहाँ पे। डग। हाँ, और यहाँ पे बड़े पत्थर जो पहाड़ से आते हैं, जी, जो यहाँ पे जो बड़े पत्थर होते हैं पहाड़ से आते हैं, उनको यहाँ पे स्टोर करने के लिए इसको यहाँ पे स्टोर करते हैं। और इसके बाद ये जो पहली बात तो हम बड़ा पहाड़ वाले ही समझ लें कि पहाड़ में पत्थर निकालने का अधिकार किसको मिलता है, कैसे मिलता है? ये जो गवर्नमेंट से पट्टा धारक होते हैं, पट्टा इशू किए जाते हैं जिसके भी नाम पे, उन लोगों को अधिकार होता है पत्थर निकालने का, और वो ही निकालते हैं इस पे, और उन लोगों से हम लोग खरीदते हैं। रेसर पे आता है। मतलब जिनको पट्टे हुए होते हैं वो आपको ऐसे बड़े बड़े पत्थर निकाल के, जी जो पहाड़ हैं तोड़ के, जी वहाँ से आपको दे देते हैं जी जी। क्रैशर्स के लिए। फिर क्रैशर्स में आप लोग क्रशर बोलते क्रशर, हैं, क्रश करने वाली मशीन। ओह हमारे IITN इसीलिए हमें लगा कि एक पढ़े लिखे क्रैश क्या हो रहा है यहाँ आदमी, इसीलिए एक पढ़े लिखे आदमी को साथ रखने का फ़ायदा मिलता है। तो क्रशर्स, जी तो आप क्रशर्स वाले जो हैं उनको इस तरह के ये पत्थर बड़े बड़े मिल जाते हैं, ये फिर यहाँ पे स्टोर करते हैं इसमें। जी जी, इसको और यहाँ पर मशीन से जेरी, कहाँ चढ़ गए हो तुम भाई? ऊपर ऊपर से शॉट कैसे आ रहा है नीचे वाला? तो यहाँ पर ये मशीन चलती है आपकी, ये लगी हुई मशीनें वगैरह। जी हाँ, अच्छा, तो यहाँ से आते हैं, इससे टूटते यहाँ हैं। से आते हैं। इससे छोटा साइज किया जाता है पत्थर का, छोटे पीस में क्रशिंग होती है इससे, और इसके बाद यहाँ पे स्टोर होता है। यहाँ से निकल के यहाँ से निकल के आता है इधर बेल्ट लगी हुई है। हाँ, अभी चल नहीं रहा है नहीं? अभी बंद है। तो इस बेल्ट के माध्यम से यहाँ पे छोटा पत्थर स्टोर किया जाता है। उस तरफ। हाँ, ये अपने टाइमिंग के लिए होता है कि जैसे मशीन में कोई प्रॉब्लम आती है इधर या उधर, तो अपना इधर स्टोर कर लेते हैं। इसके बाद ये इधर बेल्ट के माध्यम से, पूरी बेल्ट लगी हुई है हाँ हाँ ट्रांसपोर्ट करने के लिए, पूरी बेल्ट हाँ लगी हाँ, हुई है। इधर बेल्ट के माध्यम से इधर आता है। आ जाओ भाई, नीचे आ जाओ। तो यहाँ से बड़ा पत्थर थोड़ा छोटा हुआ और इन बेल्ट के थ्रू वहाँ स्टोर किया गया। स्टोर किया गया। ये फिर गुफा से बनी है जो, जी इससे निकल कर जी, ये और दूसरी यूनिट पे गया। ये इस यूनिट पे आता है। यहाँ पे इसको साइज दिया जाता है, जैसे 20 mm। अरे जहरी भैया, आराम से। आप देख नहीं पाए, जेरी स्टंट कर रहे थे, बचे गिरते हुए। गुफा के अंदर पाए जाते हुए तुम। हाँ, तो उसके बाद छोटा पत्थर जो है ये बेल्ट के थ्रू इसमें जाता है। ये मशीन कौन सी है? इसको ग्राउंड रेटर बोलते हैं। ग्राउंड रेटर, ग्राउंड रेटर। जी। अच्छा, इसमें किस तरह का? तो ये जो इस जगह स्टोर होता है, ये तो किसी काम का पत्थर होता नहीं लगता है, कहीं इस्तेमाल होता है? नहीं, वो इस्तेमाल नहीं होता है, वो उसको एक छोटा यूनिट स्टोर करने के लिए बनाया गया है और कुछ नहीं। इसको डायरेक्ट भी इसमें लिया जा सकता है, अच्छा, लेकिन वो स्टोर करने के लिए बनाया गया है। उठाए देख के भैया। तो और यहाँ यहाँ यार इतना स्पोर्टी होने की जरूरत नहीं, आराम से देख सुन के आगे पीछे। तो यहाँ फिर आ जाता है ये, इसमें साइज कितना हो जाता है टूट के? इस इनके द्वारा तोड़ करके और फिर आगे के लिए 20 mm, 12 mm, 6 mm। कितने वैरायटी के यहाँ पर गिट्टियाँ, क्या क्या साइज रहता है? साइज यहाँ पे हम लोग तो 4 प्रकार की निकालते हैं। 4 प्रकार की। हाँ, तो ये जो एकदम बिल्कुल बालू सी हो गई है, ये डस्ट है, डस्ट। डस्ट बनाई जाती है इससे, जो किस काम आती है? वो ईंटें बनता है उसमें जाता हाँ, डस्ट में ईंटा प्लांट पे लगता है, और कुछ रोड वोड वगैरह में भी, RCC वगैरह में भी लगता है, छतों में लगाया जाता है। इससे मिक्स करके है? सबसे ज़्यादा क्या बिकता है? सबसे ज़्यादा क्या, ज़रूरत के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से बिक्री होती है।
जैसे जिसको डिमांड है, जिसको किसको 20 mm चाहिए, छत वगैरह में आरसीसी वगैरह में 20 और 10 mm लगता है, उसमें डस्ट भी मिलाई जाती है, बालू भी मिलाई जाती है। तो कबरई मंडी क्यों भाई इतना, क्या कारण था, कहे इतना यहाँ क्रैशर्स थे और क्यों चले गए, कारण क्या है? लोग बताते हैं यहाँ से एमपी चले गए, ज़्यादातर बंद हैं। एमपी चले गए, एमपी गवर्नमेंट ने सुविधाएं दी क्रशर उद्योगियों को, क्या और सुविधाएं दी जो आप लोग को यहाँ नहीं मिल रही हैं? वहाँ पे कुछ नियम ऐसे हैं कि जिसके माध्यम से क्रशर उद्योग को जो हैं तो उनको बढ़ावा मिला। उस मेन है रीजन MM11 रॉयल्टी बोलते हैं उसको, उससे ही यहाँ पे, अब यहाँ पे है 400, यहाँ पे मतलब रेट महंगे हैं इसके MM11 के, और वहाँ पे सरलता से उपलब्ध होता है। और जो रॉयल्टी के चक्कर क्या है, मुझे थोड़ा मतलब ठीक से समझाइए कि कारण क्या है बंद होने का। आपने कहा रॉयल्टी, समझ नहीं आ रहा है मेरे कुछ, थोड़ा डिटेल में बताइए। पता है आपको, जानकारी है? डिटेल में क्या, मान लीजिए जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट है, अब हर व्यक्ति को पहले खुली छूट थी कि रॉयल्टी से कोई लेना देना नहीं था, पट्टाधारक जो भी थे वो किसी को भी दे देते थे, मतलब सरलता से उपलब्ध हो जाती थी। पहले एक तरीके से ये भी कह सकते हैं लूट भी मची थी। हाँ, कुछ भी हाँ, जिसका जो माने जितना ले जाए, कोई रोक टोक नहीं थी। कोई रोक टोक नहीं थी। अब रोक टोक हो गई। अब रोक टोक हो गई है और सरलता से नहीं मिल पा रही है। जिसके नाम पे पट्टा है उसको एक लिमिट पे दी जा रही है, वो भी पूर्णतः जो ज़रूरत है, यहाँ की जो डिमांड है रॉयल्टी की, वो नहीं मिल पा रही है। इसकी वजह से उसके रेट महंगे हो गए। जब रेट महंगे हो गए तो यहाँ की अपेक्षा जो वो हैं ले जाने वाले, तो वो MP जाने लगे, क्योंकि वहाँ उन्हें सस्ता मिलता है। अब यहाँ के उद्योगी अगर सस्ता बेचते हैं तो घाटे पे जाएंगे, और वही रीजन हुआ यहाँ पे सारी क्रशरें बंद हो। कितने का मिल रहा है, वहाँ पे कितने का मिलता है? अब यहाँ पे हम लोग बेचते हैं जैसे 500 रुपया, 550 रुपया टन पे, फिर इसके बाद MM11 अलग होता है, और वहाँ पे यही चीज़ विद MM11 के मिल जाती है 500 रुपये में। कुल मिला के वहाँ सख्ती नहीं है, यहाँ सख्ती कर दी गई है। हाँ, कुछ ये कह लीजिए कि गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पे थोड़ा सा ढील, या कह लीजिए एक सिस्टम बनाया गया है कि जिसके उससे व्यापारियों को दिक्कत ना हो। पहले यहाँ क्या सिस्टम चलता था? पहले सिस्टम तो ये था कि MM11 की कोई बात ही नहीं थी। अगर आप देखें तो वही 2005-06 के आसपास MM11 मतलब कोई एक विशेष वो नहीं होता था। यहाँ पे आते थे, बिल लेते थे जो खरीदते हैं उसका, और बस चले जाते थे। तो पहले तो बहुत छूट थी, इसके बाद धीरे धीरे MM11 की तरफ गवर्नमेंट का रुझान हुआ, और धीरे धीरे ये बढ़ती चली गई। जैसे ही बढ़ती चली गई वैसे ही यहाँ टाइट करते गए। अधिकारी वर्ग भी यहाँ पे जैसे गाड़ियों को है ज़्यादा टाइट हो गए, निकलने नहीं दे रहे, या अंडरलोड पे ज़्यादा टाइट हो गए। अब अंडरलोड भी जाना है, रॉयल्टी भी महंगी है, गिट्टी भी महंगी है, तो सारी चीज़ें बढ़ गई। वही चीज़ वहाँ पे MP में सस्ती मिलती है, इसलिए थोड़ा सा अंडरलोड जरूरी भी तो है ना, ओवरलोड। आप देखो, अगर उसने आप नियम कानून के हिसाब से देखो तो ओवरलोडिंग में जो गाड़ियाँ जा रही हैं उससे कितना नुकसान होता है। तो सड़कें ख़राब होती हैं, और उसके बाद सरकार के जो रेवेन्यू राजस्व है उसका भी नुकसान है। वो ठीक थोड़ी ना है। मगर तो यहाँ पे क्या है कि एक चक्के के हिसाब से रॉयल्टी इशू की जाती है, और वहाँ पे टन बेस पे इशू की जाती है। तो वहाँ पे टन ज़्यादा लोडिंग हो जाती है और उस हिसाब से रॉयल्टी भी लागू हो जाती है। यहाँ पे चक्के के हिसाब से रॉयल्टी कम है, रेट महंगे हैं, सारी चीज़ें हैं। तो क्या नाम है आप लोगों का? क्या नाम भैया? मुकेश। क्या करते हैं मुकेश? लोडर चलाती है। लोडर चलाते हैं। रहते कहाँ पे हैं? यहीं कर महोबा। महोबा के रहने वाले हैं। कब से चला रहे हैं लोडर? 4 साल। 4 साल से। 4 साल में कितना क्या बदलाव आया है यहाँ पर? कुछ नहीं, कुछ नहीं। घाटे पे जा रहे हैं सब लोग। घाटे पे जा रहे हैं। क्या कारण क्या है घाटे जाने? यही है कि व्यापार नहीं चल रहा है। पर बिल्डिंगें तो खूब बन रही हैं। बिल्डिंग से बने से कहा है कि अब धंधा नहीं चलेगा तो बिल्डिंग कहाँ से बन जाएंगी हमारी तुम्हारी। अच्छा, और क्या, धंधा कैसे चलेगा? अब धंधा अब जैसे चले, अब यही है। अब सरकार की हुआ है क्या महंगा, गाड़ी नहीं आ रही है, जाम लगा रहे हैं, कहीं रॉयल्टी की वजह से, कहीं किसी की वजह से। पर रॉयल्टी तो लेना जरूरी है ना, राजस्व सरकार के पास नहीं आएगा तो सड़कें कैसे बन? रॉयल्टी जितना माल ले उतनी वही हिसाब से रॉयल्टी जावे पे। अंदर लोड चल रहा है तो भाई अंदर लोड के हिसाब से, ओवर लोड जब गाड़ी वाले ले रहे हैं तो एक टन हिसाब से मतलब रॉयल्टी ले पे। एकदम MP के भग रही गाड़ी। MP की भग रही गाड़ी। आप कहे नहीं गए MP पे? अब हम तो यहीं रहते हैं। यही रहते हैं। और क्या, पहले कितने लोग यहाँ काम करते थे? कितने लोग यहाँ से छोड़ के जाना पड़ा? क्या
पहले जो देखिए जो स्टाफ है वो तो उतना ही है, स्टाफ में क्योंकि कमी नहीं है, क्योंकि अभी हमारी ये चल रही है। जो नहीं चल रही वहाँ पे बंद हो चुके हैं। 1-2 लोग अगल बगल हमारे आसपास सारी क्रेशरें बंद है। इस मंडी में कुल 4 क्रेशरें चल रही हैं। तो वहाँ पे क्या है कि अब वहाँ पे 1-2 लोगों को मिल गया कि आप देखते रहो, बैठे रहो, हमारा कारखाना लगा है, तो कोई चीज़ ले ना जाए, चोरी ना कर ले जाए, बस इसलिए। बाकी व्यापार बंद है। हमारा चल रहा है, वो भी हमारा बंद होने वाला है कुल मिला के। उसका होने वाला है? अब यही है, देख रहे हैं आप, गाड़ियाँ आया नहीं है, क्रेशरों में बिक्री नहीं होगी, स्टाफ को रुपया कैसे मिलेगा, मजबूरी है। हम महोबा ज़िले के कबरई इलाके में हैं। अभी क्रशर्स कैसे काम करते हैं ये दिखाया। वहाँ लोगों ने तमाम समस्याएं बताई कि किस तरीके से एक समय क्रशर्स का सबसे बड़ा केंद्र था प्रदेश में। ये 400 से ज़्यादा क्रशर्स इस इलाके में लगे हुए थे, मगर वो धीरे धीरे काफ़ी बंद हो गए, काफ़ी शिफ्ट हो गए। तो क्या कारण है इसके पीछे, ये जानने के लिए हम कुछ एसोसिएशन, क्रशर्स एसोसिएशन के लोगों के पास आए हैं। हमारे साथ देवेंद्र मिश्रा जी हैं। ये क्रशर्स एसोसिएशन यहाँ के महामंत्री हैं। क्या कारण रहे, पहले तो थोड़ा मुझे इतिहास बता दीजिए, क्या उद्योग था और क्या यहाँ से चला गया? वर्ष 2018 तक महोबा जनपद एशिया की एक प्रमुख मंडी था, ग्रिट मंडी था, पत्थर मंडी था। यहाँ लगभग 350 क्रशर प्लांट था, लगभग इतने ही खनन क्षेत्र थे, जिनमें लगभग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 1 लाख व्यक्ति यहाँ का स्थानीय व प्रवासी रोजगार पाता था। यहाँ से लेके दिल्ली तक का भी व्यापारी यहाँ आता था और कुछ ना कुछ रोजगार पाता था, उद्यमी पाते थे। धीरे धीरे 2018 के बाद जो नई खनिज नीति उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाई, जिसमें उप खनिजों की ई टेंडरिंग और ई ऑक्शन की एक अद्भुत व्यवस्था कर दी। ये मैं इस बारे में बताना चाहूँगा कि पूरे देश में, भारत देश में केवल उत्तर प्रदेश ही ऐसा राज्य है जहाँ पर ये उप खनिजों की दोहरी नीलामी की यह व्यवस्था लागू है, जिसमें पहले ई टेंडरिंग होती है और फिर ई ऑक्शन होती है। परिणाम स्वरूप हमारा उप खनिज बेहद महंगा हो जाता है और जो भी नीलामी द्वारा पट्टे और आवंटन होता है वो पूंजीपतियों के ही हाथ में चला जाता है। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि यहाँ का 350 जो क्रशर प्लांट था धीरे धीरे समाप्त हो गया, खनन क्षेत्र समाप्त होते गए और आज यहाँ पोजीशन ये है कि जो उद्यमी लाख व्यक्ति को स्वयं रोजगार देता था आज बेरोजगार है। बैंकों का उसके ऊपर लोन चढ़ा हुआ है, प्राइवेट लोन चढ़े हुए हैं, छुपा छुपा घूम रहा है और इसके चलते हमारे कई साथी आत्महत्या कर चुके हैं। इंद्रकांत त्रिपाठी प्रकरण चर्चा में ही रहा। अभी हमारे एक और साथी ने अभी 15 दिन पहले दीपेन सिंह ने आत्महत्या कर ली। तो ये सब चीज़ें जो है इस तरीके से, ये केवल जो नई नीति है हमारे उत्तर प्रदेश की, नीति में दिक्कत है। क्या दिक्कत, क्या नीति? क्योंकि पहले उत्तर प्रदेश में खनन को लेकर जो हमने घोटाले देखे, गायत्री प्रजापति जेल भी गए, तो बड़ा मुकदमा चला, अभी भी सब चल रहा है वो सब चीज़ें। तो अवैध खनन बड़ा चर्चा में रहता था, खासतौर पर बुंदेलखंड में। तो उस लिहाज से देखें तो नई सरकार जब आई, उसने ई टेंडरिंग की, ई ऑक्शन किया, तो उससे ये समझ में आया कि वो जो राजस्व का लॉस होता था, अवैध खनन होता था, उस पर कंट्रोल लगेगा, बंदिश लगेगी। तो क्या ये ठीक क्यों नहीं है, फिर दिक्कत? हाँ, मैं यहाँ ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि पहले जो अवैध खनन होता था, जो भी माफिया थे, ये ऊपर सत्ता सरकार से ही चलते थे और मुख्य रूप से जो भी गड़बड़ी होती थी, जो भी अवैध खनन होता था वो बालू पर होता था, रेत पर होता था, नदियों के अवैध बालू पर होता था। जबकि ये जो गिट्टी और क्रशर का जो खनन उद्योग है, ये एक्चुअली उद्योग है। इसमें हम लोग 2 से 5 करोड़ रुपए लगा करके प्लांट लगाते हैं, बोल्डर खरीदते हैं, उसकी ग्रिड बनाते हैं, बेचते हैं, टोटल नंबर 1 पे काम होता है। इसमें कहीं गड़बड़ी हो ही नहीं सकती थी, परंतु बालू की नीति के साथ ही हमारी नीति को समाहित कर दिया गया और उस नीति को उसके साथ समाहित करने से हमारा व्यापार पूरी तरीके से। समझना चाहता हूँ पहले क्या नीति थी, अब क्या नीति थी? जी, सबसे पहली नीति तो पट्टा, खनन पट्टे जो आवंटित होते थे वो जिला स्तर पर होते थे। जिला स्तर पर जो व्यापारी होते थे, जो क्रशर स्वामी होते थे, वो अपना उसमें आवेदन करते थे डीएम के थ्रू, उसमें रिपोर्ट्स जाती थी और लखनऊ शासन स्तर पर वो पट्टे आवंटित हो जाते थे। अब नई नीति के तहत ई टेंडरिंग और ई ऑक्शन, ई टेंडरिंग के लिए पहले पूरे देश से कहीं से भी आवेदन मंगाए जाते हैं ऑनलाइन। अब उन आवेदन में पहले लोग अपनी अपनी रेट डालते हैं, उनमें 5
टाप छांटे जाते हैं, जिनका रेट टाप होता है वो 5 छांटे जाते हैं। फिर उन 5 के बीच पुनः एक बोली लगाई जाती है, दोहरी नीलामी कराई जाती है, जिसका परिणाम ये होता है कि उस उपखनिज जिसका उद्देश्य है कि आम जनता को हम सस्ता उपलब्ध कराएं, उसका रेट इतना अधिक चढ़ जाता है कि आम जो व्यापारी है उससे दौड़ से बाहर हो जाता है, वो ले ही नहीं पाता उसको, और धीरे धीरे वो पूंजीपतियों के हाथ में, माफियाओं के हाथ में पहाड़ के पट्टे चले जाते हैं। उन पहाड़ पट्टों से जो बोल्डर हम उद्यमियों को मिलना है, कृषक स्वामियों को मिलना है, वो बेहद महंगी दर पर मिलता है, जो रॉयल्टी है वो बेहद महंगी दर पर मिलती है, और जिससे हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाते और धीरे धीरे हमारे प्लांट बंद हो गए। जब हमारा माल महंगा हो गया, हमारी गिट्टी महंगी हो गई, तो जो हमारे यहाँ आने वाला ग्राहक था, कस्टमर था, वो पड़ोसी राज्य यहाँ से 10 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश की सीमा है, वहाँ पर खनिज पूर्वत है, अभी भी जिला स्तर पर पट्टे होते हैं, सस्ती दर पर उपलब्ध कराया जाता है व्यापारियों को, जिसके परिणाम स्वरूप सारा ग्राहक हमारा मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले स्थानांतरित हो गया और हमारी मंडी धीरे धीरे समाप्त हो गई। मंडी समाप्त हो गया। आप भी मुझे बता रहे थे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इन दोनों की नीति में क्या अंतर, रेट में क्या फ़र्क है? क्या नाम है आपका? मुकेश गुरुदेव कहते हैं। मध्य प्रदेश में जो है आज भी 120 रुपये घन मीटर की रॉयल्टी दर है। हमारे यहाँ पे ई टेंडरिंग के कारण रॉयल्टी दर पृथक पृथक हो गई है, उसका कोई रेट नहीं है। 300 से लेकर 500-700 रुपये तक रॉयल्टी की दर पहुँच गई है। अब वहाँ पे 120 रुपये घन मीटर की रॉयल्टी की दर है। जब 120 रुपये घन मीटर किसी को उपलब्ध होगा तो 600 रुपये घन मीटर वाला कोई लेने नहीं आएगा। जैसे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा में सिर्फ 100 मीटर का अंतर है। और सरकार भी दोनों जगह एक ही है, भाजपा की सरकार है, यहाँ भी भाजपा की सरकार, वहाँ भी भाजपा सरकार, तो इतना फ़र्क क्यों है? अब ये फ़र्क जो है, पहले यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी, जिस समय 2017 में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आई, माननीय मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ जी बने। इसके बाद उन्होंने यहाँ पे नई खनिज नीति बनाई। उनके अपर मुख्य सचिव माननीय राज प्रताप जी थे खनिज के, उनके द्वारा इस नीति का निर्माण करवाया गया और ये नीति लागू की गई। लेकिन जब नीति लागू हो गई, इसके बाद में अब देखा जा रहा है कि नीति में कुछ ना कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। तब धीरे धीरे शासन और प्रशासन दोनों मिलकर ये सोच रहे हैं कि नीति में क्या परिवर्तन करें। लेकिन जब तक पूरा 5 साल निकल गए हैं, कब व्यापारी 5 साल में बुरी तरीके से टूट गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 120 रुपये में वो चीज़ उपलब्ध हो रही है, 600 रुपये में उपलब्ध हो रही है। यहाँ से लोग मध्य प्रदेश निकल गए हैं। मध्य प्रदेश यहाँ से एक्चुअली लोग नहीं, जो हमारा ग्राहक था, जो अदर जिलों से आता था, अन्य जगहों से, गोरखपुर से लेके हर जगह आता था, तो वो सारा ग्राहक हमारा पड़ोसी राज्य के कृषि उद्योग में शिफ्ट हो गया। वो वहाँ जा कर के लेने लगा, वहाँ समानांतर मंडी स्थापित हो गई, यहाँ से भी बड़ी मंडी वहाँ। आप कह रहे हैं एक तो मध्य प्रदेश में व्यापार शिफ्ट होना और ग्राहक का शिफ्ट होना, ये बड़ा कारण रहा। और उसका मेन कारण था कि रेवेन्यू जो यहाँ पर राजस्व का जो सरकार को देना पड़ता है, वो उसका रेट बढ़ गया। ये ऑक्शन की वजह से टैक्स बढ़ गया, उस वजह से यहाँ महंगा हो गया, इस वजह से आप लोग टूटे। दूसरा आप मैं पूछना चाहता हूँ भाई, एसोसिएशन वाले आप लोग हैं, तो यहाँ के जो भाई महोबा में सांसद भी बीजेपी के हैं, दोनों विधायक भी बीजेपी के हैं, तो आप लोग उनके पास नहीं गए, ऊपर कभी बात शिकायत लेके नहीं गए, चेंजेस होने चाहिए भाई, मध्य प्रदेश बगल में है, हमारा व्यापार पूरा वहाँ जा रहा है? जी जी, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, माननीय सांसद जी श्री पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी, सदर विधायक राकेश गोस्वामी जी, इन्होंने हम लोगों के उद्योग की समस्याओं को समझा और उसके प्रयास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हमारे साथ भी गए, अलग से भी प्रयास किए, परंतु हाथ आया, कुछ हुआ? हाथ तो आया, परंतु संतोषजनक नहीं आया, उसका परिणाम कुछ भी नहीं आया। अभी तक मंडी बिल्कुल ज्यों की त्यों और ज़्यादा खराब स्थिति होती जा रही है। दूसरा, हम लोग ये भी लगातार मांग करते रहे माननीय मुख्यमंत्री जी से और शासन से कि हमारे उत्तर प्रदेश में विकास कार्य हो रहे हैं, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, 2-2, 3-3, हमारे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन रहा है, डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। हमारी मांग ये थी कि हमारे प्रदेश में होने वाले निर्माण कार्य और विकास कार्यों में हमारे ही प्रदेश का उपखनिज गिट्टी बालू आदि यूज होना चाहिए, प्रयोग होना चाहिए। इससे हम गवर्नमेंट को राजस्व मिलेगा, हमें रोजगार मिलेगा, उद्यमियों को उद्योग मिलेगा, रोजगार मिल जाएगा, परंतु इस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा सारा का सारा रोजगार, सारा का सारा उद्योग पड़ोसी राज्य में। आज स्थिति यह है कि विकास उत्तर प्रदेश का हो रहा है और गिट्टी बालू मध्य प्रदेश की लग रही है, राजस्व मध्य प्रदेश का हो रहा है, खजाना मध्य प्रदेश का भरा जा रहा है, रोजगार मध्य प्रदेश में सृजित हो रहा है और विकास
उत्तर प्रदेश में हो रहा है। ये विडंबना है हमारे प्रदेश की। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास इस तरह के हमने कई पत्र भेजे, यूनियन के थ्रू भेजे, स्वयं जाकर के मिलने का भी प्रयास किया, परंतु अभी तक इस पर बात हुई या कभी सामने सामने मिले, वन ऑन वन आप मिले, बातचीत हुई, क्या बोले? मुख्यमंत्री जी से सामने हमारी बात तो नहीं हुई, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि मिले। क्या बताया उन्होंने? जनप्रतिनिधियों का लौट के यही कहना था कि माननीय मुख्यमंत्री जी का ये कहना है कि मैं खनिज में पूर्व में हुए घोटाले नहीं होने दूंगा, और पूर्व में बहुत घोटाले हुए हैं, सपा सरकार बसपा सरकार में हुए हैं। तो हमारा मुख्यमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध है कि कृपया वास्तु स्थिति को तो समझें, आप घोटाले न होने दें, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। घोटाले पहले जो हुए हैं वो सत्ता के ही संरक्षण में हुए हैं, उद्यमियों ने कोई घोटाले नहीं किए। किस तरह घोटाले हुए हैं पहले? आप लोग क्योंकि यहाँ पे व्यापारी हैं, दिखा क्या देखा? जी जी, हमारे साथ विडंबना ये है सर कि हमारे इधर पहाड़ गिट्टी इनमें कोई घोटाले नहीं हुए। घोटाले हुए एक्चुअल बालू में, नदियों के पास जाएंगे वो लोग बोलेंगे हमारे यहाँ नहीं हुए, गिट्टी में हुए। नहीं बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगे, वो जग जाहिर है कि बालू। वो सब पूरी सीबीआई जांचें केवल बालू पे हुई हैं, गिट्टी पे कोई भी सीबीआई जांच नहीं आज तक आई है। ये आपको भी जानकारी होगी, एक भी प्रमाण अगर गिट्टी पे किसी भी सीबीआई जांच का आप बता दीजिए, उसमें ये हो जाएगा कि हाँ गिट्टी पे हुई है। पूरा भी अवैध खनन, जितना भी अवैध खनन हुआ है एनजीटी के अनुसार वो अवैध था, इस कारण से वो रोक लगी थी बालू खदानों पे। लेकिन उस सरकार में इन सभी खदानों पे खनन हुआ, वो केवल बालू पे ही जो है अवैध खनन के कारण ये सब पूरा मामला आया। पूरी सीबीआई भी हमारे हमीरपुर में आई। माननीय एक विजय द्विवेदी जी एडवोकेट हैं, उनके द्वारा सीबीआई से मांग की गई थी कि अवैध खनन हो रहा है, वो हमीरपुर का मामला था। महोबा में कोई भी किसी प्रकार की इस तरीके की कोई समस्या कह रहे हैं कि जो खनन को लेकर जो और पिछली नीतियां रहीं और जो पिछले घोटाले रहे वो महोबा में नहीं थे, मगर मार महोबा पे मोड़ दी। आखिरी मेरा आपसे सवाल है कि क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए, कैसे लौटेगा आपका जो उद्योग धंधा ठप पड़ा है, ठीक कैसे हो? जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा अनुरोध है कि घोटाले बिल्कुल ना होने दें। इसके हम लोग भी, हर उद्यमी समर्थक है, घोटाला नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, परंतु वास्तु स्थिति को समझा जाए। सबसे पहले तो हमारी नीति को, हमारी खनिज नीति को हमारे पड़ोसी राज्यों के समान किया जाए। दूसरा, हमारी सबसे बड़ी मांग है कि विकास कार्य उत्तर प्रदेश के तथा उप खनिज मध्य प्रदेश का, इसे तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। हमारे विकास कार्यों में हमारी ही उप खनिज प्रयुक्त हो, ताकि हमारा रोजगार लौटे, हमारा राजस्व लौटे, हमारा उद्योग लौटे। इसके अलावा व्यापारी यहाँ का पूरी तरीके से टूट चुका है। विद्युत में लगने वाले एक्स्ट्रा जो सरचार्ज है उनको कम किया जाए, उद्यमियों को बढ़ावा दिया जाए, उद्योग को बढ़ावा देने के लिए यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाए, तभी यहाँ का रोजगार, 1 लाख व्यक्ति का रोजगार लौटेगा। अन्यथा की हालत में उद्यमी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है और उद्योग चलना संभव नहीं है। तो ये है महोबा क्रशर्स एसोसिएशन के लोग, इन्होंने अपनी बात रखी, मुद्दे रखे कि किस कारण से ये उद्योग यहाँ पर ठप पड़ा। मुख्यमंत्री से अपील की है। और एक सवाल मेरा ये भी छूट गया कि भाई आप लोग कह रहे इतनी नाराज़गी है और इतने लोगों का उद्योग गया, इतने लोगों का रोज़गार गया, तो आने वाले चुनाव भी करीब हैं, क्या उस पर भी इसका असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। आज हालात ये है कि हम लोग बुद्धिजीवी हैं, चीज़ों को समझते हैं सब चीज़, लेकिन जो हमारा वर्कर है, श्रमिक है, जिसके पास बेचारे के सुबह भोजन की व्यवस्था है, शाम को नहीं है, वो निश्चित रूप से चुनाव में भी इसका असर देखने को मिलेगा। जो सरकार के प्रति इस समय नाराज़गी है, यहाँ के जो पूरा का पूरा रोजगार समाप्त हो गया, उससे जो नाराज़गी है, घरों में लोगों के चूल्हे जलने बंद हो गए हैं कि एक क्रेशर में 100 आदमी रोजगार पाता था, वो सब घर में बैठा हुआ है। इसका असर निश्चित रूप से अगर नहीं ध्यान दिया गया तो आगामी चुनाव में इस बुंदेलखंड में, बल्कि इस महोबा जनपद में सांसद, दोनों सदर विधायक, सरकारी विधायक सब बीजेपी के थे, परंतु मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इसका आगामी चुनाव पे प्रभाव पड़ेगा। अगर शीघ्र ही इस पर ध्यान नहीं दिया गया, यहाँ के उद्योग को संचालित नहीं कराया गया, तो इसका प्रभाव पड़ना तय है। तो ये थे महोबा क्रशर्स एसोसिएशन के मुद्दे। उन्होंने अपनी बात रखी कि किस कारण से पूरा उद्योग ठप पड़ा हुआ है, कैसे ठीक हो सकता है। अब देखने वाला होगा कि इसमें क्या कुछ बदलाव होता है या नहीं होता है। आप देखते रहिए लल्लन टॉप की यात्रा, क्या हाल है यूपी। शुक्रिया।